हम बात करेंगे सिकटी विधानसभा की। तो सिकटी विधानसभा अररिया जिले में आती है और अररिया लोकसभा ही सिकटी में है और सिकटी में भी समीकरण बड़े ही दिलचस्प देखने को मिलते हैं। वहां विजय कुमार मंडल बीजेपी के वो विधायक हैं और विजय कुमार मंडल को घेरने के लिए महागठबंधन किन रणनीतियों को तैयार कर रहा है, वहां के समीकरण क्या है, इन तमाम चीजों को समझने के लिए हम चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी से। राकेश जी, सिकटी विधानसभा के समीकरणों को लेकर आपको इस बार क्या लग रहा है और जो पुराना इतिहास रहा है वो इन समीकरणों को कितना प्रभावित करेगा? देखिए, सिकटी विधानसभा में जो इस बार चुनाव होगा 2025 में, वो बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो सिकटी विधानसभा क्षेत्र है जो अररिया में है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। लगभग 32% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर हैं। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि यहाँ AIMIM भी एंट्री ले सकता है और वो चुनाव लड़ सकता है। और अगर यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है तो मुकाबला और भी रोचक हो जाएगा। क्या ओवैसी की पार्टी मुकाबले को ट्रायंगुलर बना देगी, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो बाजी किसी भी तरफ जा सकती है। बीजेपी के बिल्कुल अपोनेंट जो है वो कौन होगा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि उसी तरह से यहां वोटों की गोलबंदी होगी। अगर आप सिकटी विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए तो 1977 में सिकटी विधानसभा अस्तित्व में आया। इससे पहले यह पलासी विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था 1952 से 1972 तक। 2009 परिसीमन के बाद सिकटी, जो कि पहले किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था, उसको अररिया लोकसभा के साथ जोड़ दिया गया। यहां पर सिकटी विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड के जो 37 पंचायत हैं वो शामिल हैं यहाँ पर। इसमें पलासी प्रखंड के 10, सिकटी के 14 और कुरसा कांटा प्रखंड की 13 पंचायतें जो है वो शामिल हैं। एक दिलचस्प बात ये भी है कि 1977 में यह अस्तित्व में आया और 1980 में बीजेपी का गठन हुआ और बीजेपी तब से यहाँ पर जो है कई अवसरों पर चुनाव लड़ता रहा है। लेकिन जो एक दिलचस्प बात है कि 1980 में बीजेपी ने यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था। अब्दुल कयूम को यहाँ से उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा था। वो तब तीसरी पोजीशन पर रहे थे। उनको 19.29% वोट आए थे। जो अब तक 11 चुनाव आपको सिकटी में हुए हैं, उसमें बीजेपी सबसे सफल पार्टी है। 4 बार यहां पर चुनाव जीतने में सफल रही है। देखिए, मुस्लिम वोटर्स 32% हैं, यादव भी अच्छी संख्या में हैं, बावजूद इसके बीजेपी जीत रही है। इसका मतलब यह है कि महागठबंधन का जो थिंक टैंक है उसके लिए यह सोचने का वक्त है कि जो तेजस्वी यादव कई बार कहते हैं A to Z की पार्टी है, तो क्या वो वोट उनको मिल रहा है या सिर्फ वो MY तक ही सिकटी में रुक जा रहा है, ये अब तक यहां पर दिखा है। कांग्रेस 3 बार यहां से जीतने में सफल रही है। निर्दलीय को 2 बार कामयाबी मिली है। JDU 1 बार चुनाव जीता है, तो जनता दल को भी 1 ही बार कामयाबी मिली है। अजीमुद्दीन यहाँ के पहले विधायक बने 1977 में, बड़े नेता थे। इससे पहले पलासी से भी जो है वो 3 बार विधायक बन चुके थे और फिर यहाँ पर भी 1977 के बाद जो है वो 1990 में यहाँ जनता दल के टिकट से विधायक बने थे। अगर आप यहाँ पर जीत की बात कीजिए तो किसी को बहुत बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, ऐसा अब तक दिखता नहीं है। विजय मंडल, आनंदी प्रसाद यादव, मुरलीधर मंडल और मोहम्मद अजीमुद्दीन सभी जो हैं 2-2 बार यहाँ चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब अगर इस बार विजय कुमार मंडल जीतते हैं तो वो एक रिकॉर्ड बनाएंगे। वो पहले प्रत्याशी होंगे जिनको लगातार जो है वो 3 जीत मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्योंकि महागठबंधन का इरादा कुछ और है, क्योंकि महागठबंधन यहाँ काफी समय से चुनाव
जीतने में असफल रहा है। अब अगर हम यहां पर देखें कि 2010 से क्या कुछ हुआ है, तो 2010 में आनंदी प्रसाद यादव बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको 42,076 वोट आए थे, 31.18%, और कांग्रेस से शगुफ्ता चुनाव लड़ रही थी, 20,280 वोट, 15.03%। और तब विजय मंडल जो हैं वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। दरअसल अगर विजय मंडल जो हैं वो 5 बार के विधायक हैं। पहली बार 1995 में बिहार पीपुल्स पार्टी बीपीपी से वो अररिया से विधायक बने, फिर 2000 में भी जीते, और फिर 2009 में जब बाई इलेक्शन हुआ तो एलजेपी के टिकट पर जीते। तो जब तक नया परिसीमन नहीं हुआ था तो विजय मंडल अररिया से चुनाव लड़ते थे। नए परिसीमन के बाद वो सिकटी चुनाव लड़ने आए और पहला चुनाव उन्होंने एलजेपी के टिकट पर लड़ा, लेकिन तब वो दूसरी पोजीशन पर थे और आनंदी प्रसाद यादव यहां 9,874 वोटों से विजय मंडल को पराजित करते हैं, जिनको 32,202 वोट आए थे, 23.86% वोट। जब 2015 आता है, महागठबंधन बन जाता है, तो देखिए आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस तीनों एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। तब लगा कि यहां पर जो है बीजेपी के लिए सीट रिटेन करना आसान नहीं होगा, लेकिन तब बीजेपी ने विजय मंडल जो पिछला चुनाव एलजेपी से लड़े थे उनको बीजेपी के टिकट पर सिकटी के चुनावी मैदान में उतार दिया और उनके सामने आए शत्रुघ्न प्रसाद सुमन, मतलब शत्रुघ्न मंडल आप कह लीजिए। तो वो यहां पर चुनावी मैदान में उतरते हैं। एक आमने सामने की लड़ाई थी। हालांकि जाप लोकतांत्रिक ने भी प्रत्याशी दिया था, लेकिन वो मुकाबले को त्रिकोणीय नहीं बना सके बालकृष्ण झा, और यहां पर विजय कुमार मंडल को आए 76,995 वोट, मतलब 46.48% वोट, और शत्रुघ्न प्रसाद सुमन को आए 68,888 वोट, मतलब 41.59% वोट। तो जो जीत मिली विजय मंडल को वो 8,106 वोटों की मिली। फिर 2020 आया, बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक पर ही भरोसा जताया, और चूंकि यहां पर जो है पिछला चुनाव शत्रुघ्न प्रसाद सुमन जेडीयू के टिकट पर लड़े थे, लेकिन जेडीयू तो अब बीजेपी के साथ आ गई 2020 में। तब शत्रुघ्न प्रसाद सुमन जो है आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनको 70,356 वोट आते हैं, लेकिन विजय कुमार मंडल को 84,128 वोट आते हैं। निर्दलीय अभिषेक आनंद 6,839 वोट लाते हैं, 3.81%, और मोहम्मद कमर उस्मान जो हैं वो 4,515 वोट उनको आता है, 2.52% वोट। तो विजय कुमार मंडल की जीत का मार्जिन थोड़ा और बढ़ जाता है, 13,772 वोटों से वो चुनाव जीतने में सफल होते हैं। फिलहाल बिहार सरकार में आपदा मंत्री बनाए गए हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री जो है विजय कुमार मंडल केवट हैं वो। तो अब इस बार जो है कुछ न कुछ स्ट्रैटेजी 2025 में महागठबंधन को चेंज करनी होगी, नहीं तो फिर विजय कुमार मंडल जो है अगली जीत की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि जब लोकसभा का भी चुनाव हो रहा था तो सिकटी से बीजेपी के प्रदीप सिंह को जो है बड़ी बढ़त मिली है यहां से 37,252 वोटों से, जबकि उस चुनाव में शत्रुघ्न प्रसाद सुमन निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और मोहम्मद शहनवाज आलम जो हैं वो आपको आरजेडी के टिकट पर थे। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि अगर शत्रुघ्न प्रसाद सुमन जो कि मंडली हैं अगर वो कुछ वोट काट लें तो प्रदीप सिंह को मुश्किल हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 37,252 वोटों से बीजेपी को लीड मिली। तो ऐसे में नई स्ट्रैटेजी के साथ जो है महागठबंधन आने की सोच रहा होगा या क्या बनता है। देखिए, दावेदारों की बात करें तो आरजेडी से तो शत्रुघ्न प्रसाद सुमन का एक नाम तो सामने आता ही है, क्योंकि पिछला 2 चुनाव उन्होंने यहां पर लड़ा है, तो उनका दावा तो मजबूत दिखता ही है। लेकिन एक इंजीनियर मनोज कुमार झा ब्राह्मण हैं, उनके नाम की चर्चा इन दिनों थोड़ी ज्यादा है, वो यहां से दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा जो पिछला चुनाव निर्दलीय लड़े थे
अभिषेक आनंद, तो वो भी इंजीनियर अभिषेक आनंद भी एक दावा यहां पर कर रहे हैं। जहां तक बीजेपी से बात है तो विजय कुमार मंडल ही चुनाव लड़ेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि दीर्घ नारायण यादव एक हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, वीआरएस उन्होंने लिया, रक्षा मंत्रालय में भी वो काम कर चुके हैं, वो भी सिकटी से चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी के टिकट पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विजय कुमार मंडल के रहते किसी और को यहां पर अवसर मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच वीआईपी जो है, हरि प्रामाणिक एक प्रत्याशी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में ये सीट वीआईपी को दी जाए, क्योंकि यहां पर मल्लाह वोटर्स की संख्या अच्छी है। तो एमवाई के साथ अगर मल्लाह वोटर्स जोड़ दिए जाएं, वो कहते हैं कि अगर 16-17 हजार वोट हैं वो हमारी तरफ आ जाएं तो यहां बाजी पलटी जा सकती है। तो हरि प्रामाणिक का भी अपना दावा है। आज जनसुराज भी अपना प्रत्याशी यहां पर उतारेगा। यहां पर भोला प्रसाद सिंह के नाम की चर्चा है संभावित में, अब उनको मिलता है अवसर या नहीं ये तो वक्त बताएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एआईएमआईएम जो है किसे कैंडिडेट बनाता है, क्योंकि देखिए एआईएमआईएम सीमांचल में पूरा जोर लगाने जा रहा है, इससे किसी को कोई इनकार नहीं होनी चाहिए और कुछ यहां पर आपको संदेह दिखना भी नहीं चाहिए। और प्रत्याशी एआईएमआईएम का जो भी हो, चुनाव जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर ही लड़ी जाएगी और साथ में अख्तरुल ईमान के नाम पर। तो प्रत्याशी उतना महत्वपूर्ण एआईएमआईएम का नहीं है, बल्कि जो चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी का और इसके अलावा अख्तरुल ईमान का, उसी चेहरे पर चुनाव होना है। तो सिकटी में नजर ये रखनी है कि एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट देता है या नहीं देता है। अब अगर यहाँ का जातीय समीकरण आप देखिए तो जो अनुसूचित जाति हैं 12.78%, मुस्लिम 32.1% और यादव 9.37%, मतलब ये 9 से 10% के आसपास जो है वो पहुंचते हैं। तो 42-43% का जो आंकड़ा है वो आपको एमवाई का पहुंच जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा दिखता है चूंकि ब्राह्मण 3.5 से 4%, राजपूत और भूमिहार उस संख्या में यहां नहीं है। यही हाल कुशवाहा और कुर्मी वोटर्स का भी है। हाँ, यहां मंडल सरनेम आप देखिएगा तो 17.6% मंडल सरनेम यहां पर दिखता है और वैश्य यहां 5.5 से 6% हैं। तो दरअसल यहां पर मुझे लगता है कि एमवाई के अलावा बाकी जातियां एक तरफ गोलबंद होती हैं। इसलिए जब आप आरजेडी के वोट देखिएगा तो वो आपको 39-40 से लेकर 42-43% के आसपास पहुंचता है, जो कि एमवाई का जोड़ मिलेगा आपको। और दूसरी तरफ जब आप बीजेपी के वोट देखिएगा तो वो आपको 44 से 46-47% तक दिखता है। तो यही दिख रहा है कि एमवाई एक तरफ और बाकी जितने हैं वो दूसरी तरफ जाते हुए दिखते हैं। तो इसको तोड़ना जो है वो महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसको एमवाई के अलावा अन्य वोटों का भी जुगाड़ करना होगा, तभी सिकटी में बाजी पलटी जा सकती है। क्योंकि यहां पर गैप आपको बहुत ज्यादा का नहीं है, 5-7% का रहता है। 4% वोट इधर उधर हो जाए तो परिणाम बदल सकता है। लेकिन वो 4% लाने के लिए जो सेंधमारी महागठबंधन को करना है, क्या महागठबंधन कर पाएगा या एक बार फिर से विजय कुमार मंडल विधानसभा पहुंचेंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उस पर हमारी नजर जरूर होगी। चलिए, तो सिकटी विधानसभा में समीकरण क्या कुछ उभर कर आते हैं और प्रत्याशी कौन होता है और एआईएमआईएम वहां कितना वोटों का नुकसान दोनों मुख्य दलों को पहुंचा पाता है, ये तमाम चीजें देखने वाला लायक होंगी और हमें भी इंतजार रहेगा कि प्रत्याशी कौन कौन होते हैं, समीकरण क्या कुछ बनते हैं।